नमस्कार साथियों, सब कैसे हो। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे व स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। एक बार फिर से विज्ञान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत हुआ, अभिनंदन है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो आपको पता ही है। हमने कल ज्योग्राफी की क्लास लगाई, आज हम हिस्ट्री की क्लास लगाएंगे। मित्रों, याद रखना, हमारे अभिज्ञान क्लासेज में जो तैयारी करवाई जाती है वो हर सब्जेक्ट की करवाई जाती है। अभी जो हमारा बेंच चरण पे है वो पशु परिचर का है, ध्यान रखना इस बात को। पशु परिचर का जो बेंच है फिलहाल ये चरण पे है। जो ऑफलाइन भी हम बढ़िया से चला रहे, ऑनलाइन विज्ञान क्लासेज रतनगढ़ एप्स के माध्यम से भी हम तैयारी करवा रहे हैं। यूट्यूब पर आपको क्लासें मिल ही रही है, तो आप हमारी क्लास को शेयर करो, लाइक करो, हमारा सहयोग करो। हम आपका सहयोग करेंगे, आप हमारा करो। ताली दोनों हाथों से बजती है, समझ रहे हो आप। तो अगर स्पेशल तैयारी करना चाहते हो पशु परिचर की, तो हमारी संस्था से जरूर जुड़े। ये हमारी नहीं, आपकी संस्था है, आपका स्वागत रहेगा। आज हम टॉपिक की बात करें तो राजस्थान हिस्ट्री के संदर्भ में हम मेवाड़ के इतिहास की बात कर रहे थे। मित्रों, मेवाड़ के इतिहास में हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है राणा मोक्कल। राणा मोक्कल की 1433 ईस्वी में हत्या कर दी जाती है चाचा व मेरा के द्वारा, उसका पुत्र महपा व अक्का के द्वारा। उन दोनों लोगों को शरण दी जाती है मालवा के महमूद खिलजी प्रथम के द्वारा। अब खिलजी प्रथम की हालात बिगाड़ेगा हमारा महाराणा कुंभा, जिसे राजस्थान स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। आइए जानकारी प्राप्त करते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। चलो महाराणा प्रताप से मुलाकात कर लेते हैं, महाराणा कुंभा से। मित्रों याद रखना, ये हमारा जो महाराणा कुंभा महान शासक क्या थे। महाराणा कुंभा कैसे शासन किया, किन लोगों को परास्त किया, क्या कुछ अपने बनवाया, मेवाड़ में क्या बनवाया, कौन सा दुर्ग बनवाया, कौन सा महल बनवाया, कौन सा मंदिर बनवाया, कौन सा युद्ध लड़ा, ये सब बातें करेंगे अपने महाराणा प्रताप के, महाराणा कुंभा के बारे में। तो मित्रों याद रखना, महाराणा कुंभा का जो शासनकाल रहेगा वो शासनकाल रहेगा 1433 ईस्वी में बाल्यावस्था में शासक बना दिया जाता है मेवाड़ के सरदारों के द्वारा। और ध्यान रहे मित्रों, 1468 तक ये ईस्वी तक 1468 ईस्वी तक ये मेवाड़ के क्या रहते, शासक रहेगी। दुनिया की बहुत बड़ी तोप थी महाराणा कुंभा। आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। मित्रों सबसे पहले आपको याद क्या करना है, याद रखना है उत्तराधिकारी। महाराणा कुंभा किसका उत्तराधिकारी था? तो मित्रों आपको ध्यान रखना है, राणा मोक्कल किसका उत्तराधिकारी था? तो राणा मोक्कल का उत्तराधिकारी था। अगर आपसे पूछा जाए कि महाराणा कुंभा की माता का नाम क्या था, माता, तो सौभाग्यवती देवी। क्या नाम था? सौभाग्यवती देवी। फिर मित्रों यहीं से आपको याद क्या करना है, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि महाराणा कुंभा का गुरु कौन है। गुरु, महाराणा कुंभा का गुरु, तो मित्रों याद रखना, महाराणा कुंभा का गुरु था हीराचंद। क्या नाम था? हीराचंद नाम का व्यक्ति, हीराचंद, याद रख लेना है। फिर मित्रों आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि बताओ महाराणा कुंभा का संगीत गुरु कौन था? संगीत गुरु, क्योंकि संगीत प्रेमी था, तकड़ा गायकार भी था, अच्छे अच्छे गाने भी प्रस्तुत किए थे। 90 के दशक के जो हिट सॉन्ग थे वो अपने महाराणा कुंभा के थे। सुनना कभी कुंभा के गाने। संगीत गुरु का नाम था मित्रों सारंग व्यास।
संगीत गुरु का नाम क्या था? सारंग व्यास। इस बात को ध्यान रखें। अगर आपसे पूछे एकमात्र वेतनिक दरबारी, एकमात्र वेतनिक दरबारी, तो मेरे बच्चों याद रखना, महाराणा कुंभा का एकमात्र वेतनिक दरबारी हुआ करता था कान्हा व्यास। कौन हुआ करता था? कान्हा व्यास। महाराणा कुंभा कान्हा व्यास को वेतन दिया करता था, बाकी इनको वेतन नहीं दिया करता था। वो गिफ्ट वगैरह वो अलग बात है, तोहफा वो अलग चीज है। मित्रों, कान्हा व्यास को महाराणा कुंभा वेतन क्यों दिया जाता था, के द्वारा क्यों दिया जाता था? तो मेरे बच्चों याद रखना, महाराणा कुंभा ने एक ग्रंथ की रचना करना चाह रहा था। महाराणा कुंभा एक ग्रंथ की रचना करना चाहता था, एकलिंग महाकाव्य नामक ग्रंथ। लेकिन महाराणा कुंभा के पास समय नहीं था, समय का अभाव था, जिसके कारण यह कार्य सौंपा महाराणा कुंभा ने कान्हा व्यास को, क्या जल्दी से यह काम निपटा। और मित्रों, महाराणा कुंभा जिस हिसाब से वो ग्रंथ लिखना चाह रहा था ना, उसे कई गुना अच्छा ग्रंथ किसने लिख दिया? कान्हा व्यास। और महाराणा कुंभा खुश होता है और खुश होकर दरबार में वेतन देना शुरू कर देता है कान्हा व्यास। इतनी बात याद। फिर मित्रों, आपको आगे याद रखना है इसके संबंधित प्रत्यक्षदर्शी। महाराणा कुंभा प्रत्यक्षदर्शी, अपने पिता की हत्या का, अपने पिता की हत्या। मित्रों, राणा मोकल की हत्या की गई थी चाचा और मेरा के द्वारा। इस हत्या का प्रत्यक्षदर्शी महाराणा कुंभा खुद था। आंखों से खून बरसने लग गया कि जब तक मैं मेरे पिता के हत्यारों को नहीं मार दूं, चैन की नींद नहीं सोऊंगा। और फिर अगर यहीं पर हम बात करें तो मित्रों याद रखना है, आप चर्चित महाराणा कुंभा किस नाम से चर्चित है, इस बात को भी आप ध्यान रखना। महाराणा कुंभा किस नाम से चर्चित है? तो मित्रों याद रखना, महाराणा कुंभा स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है? जनक। लिखेंगे हम, स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा। क्यों कहा जाता है? तो मित्रों याद रखना, वीर विनोद पुस्तक कवि राजा श्यामलदास ददीवाड़िया के द्वारा लिखी गई है। और कवि राजा श्यामलदास ने वीर विनोद में महाराणा कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक बताया है, क्योंकि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा करवाता है। अचलगढ़ का हुआ, बसंती हुआ, बोराट का हुआ, अपने कुंभलगढ़ का हुआ, चित्तौड़गढ़ का पुनः निर्माण हुआ, कुंभ स्वामी मंदिर है, मामा मंदिर है, बहुत सारी चीजें बनवाई थी। इसीलिए इसे राजस्थान स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। कवि राजा श्यामलदास के द्वारा कहा गया, तो ये बात लिखने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। अब यहीं से मित्रों आपके सामने बात करेंगे, जब महाराणा कुंभा शासक बनता है, तो शासक बनते ही महाराणा कुंभा के सामने जो परिस्थिति थी, कौन कौन सी परिस्थितियां थी, उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले मित्रों आपको याद क्या करना है, महाराणा कुंभा की अगर हम बात करें तो महाराणा कुंभा के शासन काल में जो समस्याएं थी उसके बारे में याद रखना है। प्रमुख समस्याएं, महाराणा कुंभा की प्रमुख समस्या कौन है? तो मित्रों सबसे पहले प्रमुख समस्या की मैं बात करूं तो याद रखना, चाचा और मेरा। समझ गए होंगे दासी पुत्र किसके, बताने की जरूरत नहीं है किसके दासी पुत्र है। तो याद रखना मित्रों, चाचा व मेरा की हत्या करवाई। सबसे पहले महाराणा कुंभा ने क्या किया, चाचा और मेरा को टपकवा दिया, क्योंकि वो पिता के क्या थे, हत्यारे थे।
याद रखना मित्रों, चाचा व मेरा की हत्या करवाई, किससे करवाई? तो एक बात याद रखना मित्रों, इन दोनों को मारने वाला व्यक्ति है कि था रणमल राठौर। हंसाबाई का भाई मारवाड़ का शासक था, क्योंकि मेवाड़ की सेनाओं के सहयोग से, राणा लाखा की सेना के सहयोग से मंडोर प्राप्त कर लिया था। कान्हा को हटा देता है अपने छोटे। और मित्रों फिर यहीं पर आपको याद रखना, दूसरी जो समस्या थी वो रणमली थी। दूसरी समस्या कौन सी थी? रणमल। क्योंकि मेवाड़ की जो सारी व्यवस्था है ना, वो मोकल के काल में गड़बड़ा गई थी, क्योंकि यहीं पर सिसोदिया सरदारों को हटा दिया जाता है, उसकी जगह राठौड़ों को नियुक्त कर दिया जाता है। अब कुंभा इस चीज से परेशान है। और मित्रों ऐसा उल्लेख मिलता है कि कुंभा के एक दासी थी, नाम था भारमली। कुंभा की दासी का नाम था भारमली, पासवान थी। और भारमली के बारे में जानकारी मिलती है कि भारमली रणमल राठौड़ को दिल दे बैठी, हम दिल दे चुके सनम। क्या दे बेटी? दिल दे बेटी। ऐसा उल्लेख मिलता है कि इस बात का पता कुंभा को चलता है, तो कुंभा ने कहा कि देख भारमली, ये सब ठीक नहीं है और ये मेरा शत्रु है, इसका काम होना बहुत जरूरी है। और मित्रों याद रखना, भारमली की सहायता से महाराणा कुंभा ने हत्या किसकी करवा दी? रणमल की करवा दी। ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी, काम ही सेट करवा दिया। ठीक है ना? तो इसमें क्या लिखेंगे कि भारमली की सहायता से, भारमली की सहायता से रणमल राठौर की हत्या करवाई। भारमली की सहायता से किसकी हत्या करवा दी? तो याद रखना मेरे बच्चों, रणमल राठौर की हत्या करवा दी अपने कुंभा जी ने। चलो हो गई हत्या। अब एक दुश्मन और है। एक दुश्मन कौन है? तो याद रखना मित्रों, मेरा का चाचा जो मेरा है ना, मेरा का पुत्र महपा व अक्का, ये भागकर चले गए थे मालवा। और मालवा का शासक था महमूद खिलजी प्रथम। और मालवा और मेवाड़ का संपर्क वैसे भी अच्छा नहीं था, एक दूसरे के दुश्मन थे, क्योंकि राणा क्षेत्र सिखेता ने संघर्ष के बीज बो दिए थे दिलाऊ खां की हत्या करके। तो मालवा और मेवाड़ के मध्य लगभग संघर्ष ही चलता आ रहा है। और मालवा का शासक महमूद खिलजी प्रथम, और महमूद खिलजी प्रथम के शरण ले ली थी महाराणा कुंभा के दुश्मन। और मित्रों महाराणा कुंभा ने कहा कि देख महमूद, तेरी और मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, तेरे दरबार में मेरे दो विद्रोही है, जल्दी से छोड़ वरना ठीक नहीं रहेगा। तो महमूद खिलजी प्रथम ने कहा कि क्या कर लेगा? तो क्या कर लेगा? मैंने कहा यार करने की बात छोड़, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं और जो चीज तू करवाना चाहता मैं भी वो भी कर सकता हूं, तो तू जल्दी से छोड़। जो नहीं छोड़ा तो मित्रों इनके बीच में याद रखना एक युद्ध होता है सारंगपुर का युद्ध। नहीं छोड़ेगा तो रुक। सारंगपुर का युद्ध, और ये 1437-38 में होता है। 1437-38 में कौन सा युद्ध हुआ था? सारंगपुर। मित्रों इस सारंगपुर के युद्ध को याद रखना, आप मालवा का युद्ध भी कहा जाता है। सारंगपुर युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? मालवा का युद्ध। इसमें आपको ध्यान क्या देना, सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था, इसमें यह युद्ध हुआ था महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम।
महाराणा कुंभा व महमूद खिलजी प्रथम के बीच में सारंगपुर का युद्ध हुआ। और मित्रों इस सारंगपुर के युद्ध में याद रखना महाराणा कुंभा ने महपा व अक्का की हत्या कर दी। महपा व अक्का की क्या कर दी? हत्या कर दी। और इसमें याद रखना मित्रों, अगर विजय की मैं बात करूं, और दूसरी बात इसमें सबसे पहले एक बात और देखना, मालवा के शासक महमूद खिलजी, मैं सीधा खिलजी लिख रहा हूं, खिलजी प्रथम को बंदी बना लिया। महमूद खिलजी प्रथम को क्या कर लिया? बंदी बना लेता है। और बंदी बनाने के बाद में कुंभा ने एक ही बात बोली, क्यों आयो मजो, आयो मजो। बहुत उछल रहा था, बता क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। और मालवा के शासक महमूद खिलजी ने कहा कि यार तुम बुरा छोड़ ही दे, मेरी गलती होगी, तेरी काली गाँव, दोबारा ऐसी भूल है वो नहीं हुई। कुंभा ने कहा ना, गलती तो वो होती है जो भूल से होती है, तूने तो सब ये प्लान बनाकर किया है ना, सजा मिलेगी दोस्त। और मित्रों यहीं पर आपको याद करना है, मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को महाराणा कुंभा 6 महीने तक अपनी कैद में रखता है। 6 महीने तक अपनी कैद में रखता है। 6 महीने के बाद में छोड़ देता है, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। और महाराणा कुंभा ने भी शाहरुख खान का डायलॉग दे दिया, जा खिलजी जा, जी ले अपनी जिंदगी, लेकिन दोबारा अगर सामने आया तो अब की बार जिंदगी खत्म कर दूंगा, जिंदगी जीने नहीं दूंगा दोबारा, याद रखना। और मित्रों यहीं पर ऐसा उल्लेख मिलता है कि सारंगपुर के युद्ध में महाराणा कुंभा ने अपने पिता के हत्यारों का बदला ले लिया। यह युद्ध इसके जीवन के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि अपने पिता के हत्यारों का बदला लिया है। इस युद्ध को महाराणा कुंभा हमेशा के लिए याद रखना चाहेगा, हमेशा हमेशा के लिए इस युद्ध को क्या किया जाएगा? याद रखना चाहेगा। इस युद्ध के उपलक्ष्य में मित्रों महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में निर्माण करवाया था विजय स्तंभ। किसका करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो याद रखना मेरे बच्चों, विजय स्तंभ का निर्माण किस युद्ध के उपलक्ष्य में करवाया? तो सारंगपुर या मालवा के युद्ध के उपलक्ष्य में करवाया था, क्योंकि इस युद्ध में महाराणा कुंभा ने अपने पिता के हत्यारों को लपका दिया था। अब देखते हैं हम लोग इसमें विजय स्तंभ। आइए चलते हैं विजय स्तंभ के बारे में। महाराणा कुंभा महाराणा कुंभा ने क्या बनवाया? विजय स्तंभ। अब देखेंगे इस विजय स्तंभ के बारे में क्या है और कहां है। तो मित्रों विजय स्तंभ के बारे में आपको ध्यान देना, ये अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है स्थान। और स्थान की मैं बात करूं तो कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। स्थान कहां हो जाएगा इसका? चित्तौड़ हो जाएगा। और अगर हम बात करें मित्रों इसी युद्ध की, विजय स्तंभ की, तो फिर अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उपनाम, उपनाम चित्तौड़गढ़ का जो उपनाम है मित्रों, इसे कहा जाता है विक्ट्री टावर। विक्ट्री टावर के नाम से इसको जाना जाता है, ध्यान रखना है। इसी को कहा जाता है मित्रों हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर। हिंदू देवी
देवताओं का अजायब घर। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है हमारे विजय स्तंभ को। मित्रों, इसी विजय स्तंभ की बात करें तो इसे विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? विष्णु स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखना इस विजय स्तंभ के बारे में। मित्रों, इसमें आपको अगर मैं आगे बात करूं कि स्वरूप कैसा है इसका, स्वरूप यानी कैसा दिखता है, कैसा है स्वरूप। अब स्वरूप में आपको याद क्या करना है मित्रों, अपना जो विजय स्तंभ है, इस विजय स्तंभ के बारे में जानकारी मिलती है कि ये 9 मंजिला है। कितने मंजिला? 9 मंजिला इमारत है। कितने मंजिला? 9 मंजिला। ठीक है। और अगर हम बात करें विजय स्तंभ पर 9 मंजिला है। अगर बात करें कुल सीढ़ियों की, देखो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता आपसे कि ये सीढ़ियां कितनी है, लेकिन फिर भी हम जानकारी के तौर पर देख लेते हैं। याद रखना मित्रों, अपना विजय स्तंभ है, इस विजय स्तंभ पर ऐसा बताया जाता है कि कुल 157 सीढ़ी है। 157 लिख लेते हैं हम, 157। फिर अगर बात करें कि ऊंचा कितना है, ऊंचाई, किसकी ऊंचाई? अपने विजय स्तंभ की ऊंचाई। तो विजय स्तंभ की ऊंचाई में मित्रों याद रखना, इसकी जो ऊंचाई होगी वो होगी 120 से 122 फीट। 120 से 122 फीट। 120 से 122 फीट। अगर विजय स्तंभ के बारे में पूछा जाए कि इस पर कुल खर्चा कितना हुआ था, खर्चा, तो मित्रों खर्चा हुआ था 90 लाख रुपए। कितने? उस जमाने के 90 लाख। सोच लो, उस जमाने के 90 लाख रुपए लगे थे, यानी लगभग 1 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था अपने विजय स्तंभ। मित्रों, यहीं पर जानकारी मिलती है कि ये जो विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर, विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में, कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखवाया गया है। इसको भी आप ध्यान में रखें। तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखवाया गया। ध्यान से सुनना मित्रों, आगे बात करेंगे। गुजरात का एक शासक रहेगा बहादुर शाह। बहादुर शाह जफर नहीं है, बहादुर शाह है। गुजरात का एक शासक रहेगा बहादुर शाह। बहादुर शाह ने आक्रमण किया था मेवाड़ पर। उस आक्रमण में एक याद रखना, मेवाड़ के इतिहास का दूसरा शाखा होगा, उसमें विजय स्तंभ को तोड़ना चाह रहा, वो विजय स्तंभ को तोड़ना चाह रहा, लेकिन वो नाकाम रहता है। क्योंकि बनवाया किसके द्वारा है? महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया है। तो मित्रों उल्लेख मिलता है कि तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द लिखवा देता है। तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द लिखवा देता है कि टूटा नहीं तो कम से कम नाम तो हमारा भी रहेगा। ठीक है ना? तो इस पर हम लाइन नोट करेंगे कि विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखवाया गया। अल्लाह शब्द लिखवाया गया। इस बात को ध्यान में रखना, आप अल्लाह शब्द लिखवाया गया। फिर मित्रों इसी में आपको आगे याद ये रखना है, 8वीं मंजिल, देखो ये जो 9 मंजिल है ना, कहाँ आपकी 9 मंजिल? 9 मंजिल, इन सब मंजिलों में मूर्तियां लगी हुई है, इसीलिए तो देवी देवताओं का अजायब कहा जाता है। लेकिन याद रखना मेरे बच्चों, इस ये जो 8वीं मंजिल है, 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं लगी हुई। इस लाइन को भी आप नोट करना।
इस लाइन को भी आप क्या करना, नोट करना। मैं आपको नोट करवा देता हूं। इसको थोड़ा सा हम यहां सेट कर देते हैं कि विजय स्तंभ की 8वीं मंजिल पर, विजय स्तंभ की 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं लगवाई गई। विजय स्तंभ की 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं लगवाई गई है, इस बात को याद रखना। मित्रों याद रखना इसी विजय स्तंभ के बारे में कि थोड़ा बहुत ये टूट चुका था, क्षतिग्रस्त हो चुका था। तो जानकारी मिलती है कि इसका जो पुनः निर्माण करवाया गया था, विजय स्तंभ का पुनः निर्माण, यहां लिख रहा हूं मैं पुनः निर्माण। तो पुनः निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है कि यह पुनः निर्माण करवाया गया था मित्रों, मेवाड़ का एक शासक था, नाम था स्वरूप सिंह। और स्वरूप सिंह द्वारा क्या करवाया गया था, पुनः निर्माण करवाया गया था। इस बात को आप ध्यान रखें। और देखते हैं विजय स्तंभ के बारे में और हमें क्या मिलती है जानकारी। तो याद रखना इसका पुनः निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह के द्वारा पुनः निर्माण करवाया गया था। मित्रों इसी पर आपको याद रखना 1949 ईस्वी में, मैं नोट में लिखवा दूंगा, 1949 ईस्वी में विजय स्तंभ पर डाक टिकट जारी हुई थी। 1949 ईस्वी में विजय स्तंभ पर क्या हुई थी, 1 रुपए की डाक टिकट जारी हुई थी। इस बात को भी ध्यान रखना। तो हम नोट में लिखवा दूंगा ये बिंदु, नोट 1949 ईस्वी में विजय स्तंभ पर 1 रुपए की डाक टिकट जारी हुई। ₹1 की क्या हुई थी, डाक टिकट जारी हुई थी। इस बात को ध्यान रखिए। फिर मित्रों याद रखना कि राजस्थान शिक्षा बोर्ड, 2 नंबर बिंदु मिल गए, राजस्थान शिक्षा बोर्ड अजमेर ने विजय स्तंभ को अपना लोगो बनाया था। क्या बनाया था, लोगो बनाया था। इस बात को आप ध्यान में रखें। राजस्थान शिक्षा बोर्ड अजमेर ने क्या बनाया था, लोगो बनाया था। ठीक है। उसके बाद में आपको आगे याद रखना 3 नंबर बिंदु में आपको क्या याद रखना मित्रों, याद रखना राजस्थान पुलिस पोशाक का जो प्रतीक चिन्ह है ना, राजस्थान पुलिस पोशाक का प्रतीक चिन्ह भी अपना विजय स्तंभ है। आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, जब आपका सपना पूरा होगा, राजस्थान पुलिस में सिलेक्टेड हो जाओगे, तब मित्रों आपकी वर्दी पे यहाँ लगेगा, वर्दी पे यहाँ क्या लगेगा, विजय स्तंभ का लोगो लगेगा। अगर नहीं देखा तो किसी पुलिस वाले भाई साहब के पास जाना और देख लेना। और जाने की जरूरत कहाँ है, जब पढ़ोगे, हम आपको पढ़ाने वाले, आप पढ़ने वाले, खुद के लगेगा। इस बात को भी ध्यान रखें। ठीक है ना। तो राजस्थान पुलिस पोशाक का जो प्रतीक चिन्ह घोषित किया गया था, वो अपने विजय स्तंभ को घोषित किया गया था। यह बात भी देता हूं कि राजस्थान पुलिस पोशाक का प्रतीक चिन्ह किसको बनाया गया था, तो विजय स्तंभ को बनाया गया था। तो ये हमने बात कर ली विजय स्तंभ की। और भी बहुत सारी बातें बच्चे और भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं बातें करने वाला और आप बातें सुनने वाले। चलो, ये इतनी विजय स्तंभ के बारे में मैंने जानकारी प्राप्त करी है। एक बार फिर से दोबारा देख लेते हैं विजय स्तंभ को। मित्रों इस विजय स्तंभ के बारे में याद रखना है कि विजय स्तंभ का जो निर्माण करवाया गया था वो सारंगपुर युद्ध के उपलक्ष्य में करवाया गया था, क्योंकि इस युद्ध को हमेशा के लिए याद रखना चाहता था महाराणा कुंभा, क्योंकि उस युद्ध में अपने पिता की हत्यारों का बदला लिया था। याद रखना
विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। विक्ट्री टावर हिंदू देवी देवताओं का अजायबघर, विष्णु स्तंभ कहा जाता है, मूर्तियों का अजायबघर भी कहा जाता है, भगवान विष्णु को समर्पित है विजय स्तंभ। और स्वरूप की बात करें तो मित्रों ये 9 मंजिला है, 157 सीढ़ियां हैं। अगर ऊंचाई की बात करें तो लगभग 120 या 22 फीट, ठीक है ना। और अगर खर्चे की बात करें तो उस जमाने के 90 लाख रुपए लगे थे अपने विजय स्तंभ पर। विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखवाया गया है, गुजरात के शासक बहादुर शाह के द्वारा लिखवाया गया है। मित्रों विजय स्तंभ की 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं लगी है। थोड़ा बहुत अपना विजय स्तंभ क्षतिग्रस्त हो गया था, और विजय स्तंभ क्षतिग्रस्त हुआ तो अपना शासक स्वरूप सिंह के द्वारा क्या करवाया गया था, विजय स्तंभ का पुनः निर्माण करवाया गया था। इस बात को भी आप ध्यान रखना। 1949 में से 1 रुपये का क्या हुआ था, डाक टिकट जारी हुआ था। और 1 रुपये का डाक टिकट जारी होने के बाद में मैंने क्या होता है, राजस्थान शिक्षा बोर्ड अजमेर ने विजय स्तंभ को अपना लोगो बनाया। राजस्थान पुलिस पोशाक का प्रतीक चिन्ह घोषित किया गया, इस बात को याद रखना। इससे पहले हमने महाराणा कुंभा के बारे में क्या पढ़ा, 1433 ईस्वी में अपने पिता की हत्या के बाद में शासक बनता है, ऐसा बताया जाता है। लगभग 12 वर्ष की उम्र में राजा बन गया था, मेवाड़ के सरदारों के द्वारा बनाया जाता है, और 68 तक रहता है। मित्रों उत्तराधिकारी राणा मोकल का था, माता का नाम सौभाग्यवती, गुरु का नाम हीराचंद, संगीत गुरु का नाम सारंग व्यास, हर प्रकार के गीत गाया करता था, इमोशनल बहुत ज्यादा गाया करते, ठीक है ना। हाँ, एकमात्र वेतनिक दरबारी है जो कान्हा व्यास है, इसको वेतन मिलता था। और प्रत्येक दर्शिता अपने पिता की हत्या का और चर्चित स्थापत्य कला का जनक, क्योंकि मेवाड़ के 84 में से कितने दुर्गों का, 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा करवाता है। ये बात हमने कहाँ से लिए, तो वीर विनोद से लिए, जिसके रचयिता कवि राजा श्यामलदास ददीवाड़िया। और मित्रों इसकी जो प्रमुख समस्या थी, चाचा और मेरा की हत्या करवाई, चाचा और मेरा प्रमुख समस्या थी, तो लपकवा दिया किससे, रणमल राठौर से। अब रणमल राठौर खुद समस्या है, उसको भी लपकवा दिया किससे, भारमली से। पासवान थी भारमली, लो जजा दे काम, और जजा भी दिया। मित्रों फिर तीसरी जो समस्या थी मालवा का महमूद खिलजी था, क्योंकि इसने इसके विद्रोहियों को शरण दी थी, और मालवा और मेवाड़ की वैसे भी नहीं बनी थी। तो जानकारी मिलती है कि मेवाड़ व मालवा के मध्य युद्ध हुआ था। मित्रों मालवा के मध्य प्रदेश के सारंगपुर नामक स्थान पर युद्ध हुआ था, इसीलिए इसे सारंगपुर का युद्ध कहा जाता है। महाराणा कुंभा व महमूद खिलजी प्रथम की। महाराणा कुंभा ने महपा कुआका की हत्या करवा दी, मालवा के शासक महमूद खिलजी को बंदी बना लिया, और यह भी कहा कि जिंदगी में दोबारा आया ना, लोरी उतार दूंगा, याद रखना। हाँ, ये गलती कर दी बेटा तूने, चलो आ गया तो कुछ दिन आराम कर, बोले आया तो कम से कम मेहमान बनकर आराम तो कर। 6 महीने तक अपनी कैद में रखा था, 6 महीने के बाद में छोड़ दिया था, समझ गए। तो ये थे महाराणा कुंभा। अब मित्रों महाराणा कुंभा ने और क्या बनवाया, कौन कौन सी संधियां करवाई, अपने जीवन में आगे क्या किया, कौन से युद्ध लड़े, किस क्षेत्र पर अधिकार किया, यह जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगला एपिसोड। आप बने रहिए विज्ञान कोचिंग क्लासेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।